नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि एक विशाल बरगद का पेड़ और लॉन में उगी वो नरम सी घास, दोनों पौधे होकर भी एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? ये वाकई एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब एक सदियों तक खड़ा रहता है मजबूत और विशाल, और दूसरा कुछ हफ्तों में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। और इसका राज, जैसा आपने कहा, बाहर उतना नहीं है जितना अंदर की इंजीनियरिंग में है। तो आज हम इसी इंजीनियरिंग को डिकोड करने वाले हैं। हम पौधे के अंदर की वास्तुकला यानी उसकी शारीर या एनाटॉमी की गहराई में उतरेंगे। चलिए इस अदृश्य दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। बिल्कुल। ये दो अलग अलग जीवन दर्शनों को समझने जैसा है जो पौधों ने अपनाए हैं, और इन दर्शनों की नींव उनकी कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की बनावट में छिपी है। अच्छा। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही है। पुष्पी पादपों के दो सबसे बड़े समूह, द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट जैसे आम या सूरजमुखी, और एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट जैसे गेहूं या बांस। हाँ, इनके अंदरूनी डिजाइन के फर्क को समझना। ये सिर्फ रटने वाली बायोलॉजी नहीं है, ये प्रकृति की इंजीनियरिंग के दो शानदार मॉडलों की कहानी है। बहुत खूब। तो अगर हम पौधे की इस इंजीनियरिंग को समझना चाहें तो शुरुआत कहाँ से करें? जैसे किसी इमारत की सबसे बाहरी दीवार होती है, क्या पौधों में भी ऐसा कुछ है? बिल्कुल। किसी भी पौधे की पहली सुरक्षा पंक्ति उसकी बाहरी त्वचा ही है, जिसे हम बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र कहते हैं। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। हाँ, इसमें मुख्य परत होती है बाह्य त्वचा, एपिडर्मिस, जो पौधे को बाहरी दुनिया से बचाती है। लेकिन ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये एक स्मार्ट स्किन है। स्मार्ट स्किन, ये दिलचस्प है। ऐसा क्या खास है इसमें? इस स्किन में हजारों छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, जिन्हें रंध्र, स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा। जी, ये पौधे के नाक की तरह काम करते हैं, जिनसे गैसों का आना जाना होता है और अतिरिक्त पानी भाप बनकर उड़ता है। अच्छा। और हर दरवाजे पर दो गार्ड भी तैनात रहते हैं, जिन्हें द्वारक कोशिकाएं कहते हैं। ये सेम के आकार के होते हैं और तय करते हैं कि दरवाजा कब खुलेगा और कब बंद होगा। वाह, यानी पौधे अपनी सांसों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या होता है इस बाहरी सिस्टम में? इसी सिस्टम के दो और महत्वपूर्ण हिस्से हैं। जड़ों में ये स्किन पतले धागों जैसे मूल रोम बनाती है, जो पानी सोखते हैं। हाँ, किसी स्ट्रॉ की तरह जमीन से पानी और खनिज सोखते हैं। और तने पर यही स्किन कई बार रोएदार हो जाती है, जिन्हें त्वचा रोम कहते हैं। ट्राइकोम्स। ये एक तरह से पौधे का सनस्क्रीन या कह लीजिए फर कोट है, जो उसे तेज धूप और पानी की कमी से बचाते हैं। कमाल है। तो ये तो हो गई बाहरी परत। इस स्किन के अंदर क्या है? पौधे का बाकी हिस्सा किस चीज से बना है? बाहरी त्वचा और अंदर के पाइपलाइन सिस्टम को छोड़ दें तो बीच में जो कुछ भी है वो भरण ऊतक तंत्र है। भरण ऊतक मतलब फिलर मटेरियल। बिल्कुल, ये पौधे का फिलर मटेरियल है, जो उसे आकार और मजबूती देता है। सोचिए, ये इमारत का कंक्रीट और ईंटें हैं। इसमें पैरेन्काइमा जैसे सरल ऊतक होते हैं। जड़ों और तनों में ये वल्कुट कॉर्टेक्स और पिथ नाम के हिस्से बनाता है, लेकिन पत्तियों में इसका काम सबसे खास है। अच्छा। वहां इसे पर्ण मध्योतक कहते हैं, और यही वो जगह है जहां पौधे की असली फूड फैक्ट्री यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो बाहरी दीवार हो गई, अंदर का ढांचा हो गया। अब सबसे जरूरी चीज, प्लम्बिंग या पाइपलाइन का क्या? पानी और खाना पौधे में एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है? उसके लिए पौधे का सबसे एडवांस सिस्टम है संवहनी ऊतक तंत्र, वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम। जी, ये पौधे का सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें दो तरह के पाइप होते हैं। एक है जाइलम, जो जल को जड़ से पत्तियों तक ले जाता है, और दूसरा फ्लोएम। हाँ, और दूसरा है फ्लोएम, जो फल यानी बने हुए भोजन को पत्तियों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। जाइलम और फ्लोएम मैंने स्कूल में पढ़ा था। ये दोनों पाइप मिलकर ही संवहन बंडल बनाते हैं ना? बिल्कुल सही। और यहीं पर इन बंडलों की बनावट में हमें द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बीच का सबसे बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अच्छा। और ये कोई मामूली अंतर नहीं है, ये उनकी पूरी जीवन शैली तय करता है। कैसे? देखिए, द्विबीजपत्री पौधों में जाइलम और फ्लोएम के बीच कोशिकाओं की एक परत होती है, जिसे कैम्बियम कहते हैं। कैम्बियम। ये कैम्बियम पौधे की ग्रोथ लेयर है, जो उसे लगातार मोटा होने में मदद करती है। इसीलिए ऐसे बंडल को खुला या ओपन कहते हैं, क्योंकि उनमें भविष्य में बढ़ने की गुंजाइश है। और एक बीजपत्री में? वहीं एक बीजपत्री पौधों में ये कैम्बियम नहीं होता। उनके बंडल बंद या क्लोज्ड होते हैं। वे एक बार बन गए तो बस बन गए, वे मोटे नहीं हो सकते। एक मिनट, तो क्या इसका मतलब ये है कि कैम्बियम का होना
या ना होना ही ये तय करता है कि कोई पौधा पेड़ बनेगा या घास जैसा ही रह जाएगा? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। कैम्बियम ही वो जादुई चीज है जो द्विबीजपत्री पौधों को लकड़ी बनाने और सालों साल मजबूत होने की ताकत देता है। अरे वाह! आम, शीशम, सागौन ये सब कैम्बियम की वजह से ही इतने विशाल और मजबूत हो पाते हैं। वहीं मक्का, गेहूं या बांस में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए उनकी रणनीति जल्दी से लंबा बढ़ने की होती है, मोटा और मजबूत बनने की नहीं। ये दो अलग-अलग डिजाइन फिलॉसफी हैं। ये तो बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। चलिए अब इन ऊतक तंत्रों को पौधे के असली अंगों में देखते हैं। जमीन के नीचे जड़ों से शुरू करते हैं। अगर हम एक द्विबीजपत्री जड़ जैसे कि सूरजमुखी की जड़ को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें क्या दिखेगा? सबसे पहले बाहर की तरफ आपको मूलीय त्वचा और उससे निकले हजारों मूल रोम दिखेंगे। उसके अंदर कई परतों वाला वल्कुट होगा जो स्टोरेज का काम करता है। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा वल्कुट की सबसे भीतरी परत है, जिसे अंतस्त्वचा कहते हैं। अंतस्त्वचा, जी। इसकी कोशिकाओं पर मोम जैसी एक पट्टी होती है, जिसे कैस्पेरी पट्टी कहते हैं। कैस्पेरी पट्टी ये क्या करती है? इसे आप जड़ का बाउंसर या सिक्योरिटी गार्ड समझिए। ये पानी और उसमें घुले खनिजों की चेकिंग करती है। चेकिंग मतलब ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी चीज बिना जांच पड़ताल के सीधे पौधे की पाइपलाइन यानी जाइलम में न घुस जाए। हर चीज को कोशिका के अंदर से होकर गुजरना पड़ता है, ताकि पौधे का पूरा कंट्रोल रहे कि वो क्या सोख रहा है। बिल्कुल, ये एक बेहतरीन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है। इस सिक्योरिटी लेयर के अंदर जो भी है उसे रंभ कहते हैं। यहीं पर जाइलम और फ्लोएम के बंडल होते हैं। अच्छा। द्विबीजपत्री जड़ों में आमतौर पर 2 से 4 जाइलम बंडल होते हैं और केंद्र का हिस्सा यानी पित्त बहुत छोटा या न के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हुआ द्विबीजपत्री जड़ का डिजाइन। अब एक बीजपत्री जड़ जैसे मक्के की जड़ इससे कैसे अलग होगी? बाहरी बनावट तो काफी मिलती जुलती है, लेकिन अंदरूनी व्यवस्था में बड़े फर्क हैं। जैसे कि एक बीजपत्री जड़ में जाइलम बंडलों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, अक्सर 6 से भी ज्यादा। इस व्यवस्था को बहुआदिदारुक कहते हैं। बहुआदिदारुक? और दूसरा बड़ा अंतर यह है कि इनके केंद्र में पित्त काफी बड़ा और अच्छी तरह विकसित होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात वही है कि उनमें कैम्बियम नहीं होता। सही, इसलिए जड़ें कभी मोटी नहीं होती। इसी वजह से इनकी जड़ें रेशेदार होती हैं, मूसला जड़ की तरह गहरी और मजबूत नहीं। समझ गई। तो जड़ें पौधे को जमीन में जमाए रखती हैं और पानी खींचती हैं, लेकिन इस पानी को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ पत्तियों तक पहुंचाने का काम तो तने का है, जो पौधे का हाईवे सिस्टम है। हाँ, मुझे लगता है यहाँ हमें डिजाइन में और भी बड़े अंतर देखने को मिलेंगे। निश्चित रूप से। और यहाँ अंतर इतने साफ हैं कि आप सिर्फ तने को देखकर बता सकती हैं कि पौधा द्विबीजपत्री है या एक बीजपत्री। सच में? हाँ, एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री तने की सबसे बड़ी पहचान है कि उसके संवहन बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम के पाइप एक छल्ले में होते हैं। बिल्कुल, एक छल्ले में बहुत करीने से सजे होते हैं। ये व्यवस्था उन्हें जबरदस्त मजबूती देती है। और क्योंकि इनके बंडल खुले होते हैं, उनमें कैम्बियम होता है। हाँ, तो हर साल कैम्बियम नई परतें बनाता है और तना मोटा होता जाता है। यही प्रक्रिया है जिससे लकड़ी बनती है। तो एक बीजपत्री तने जैसे बांस या गन्ने में ऐसा नहीं होता होगा? उनमें ये छल्ले वाली व्यवस्था नहीं होती? बिल्कुल नहीं। एक बीजपत्री तने में संवहन बंडल किसी खास पैटर्न में नहीं होते, बल्कि भरण ऊतक में बिखरे हुए रहते हैं। बिखरे हुए? जी, पहली नजर में ये एक बेतरतीब डिजाइन लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा फायदा छिपा है। बिखरे होने का क्या फायदा हो सकता है? इससे तो तना कमजोर होना चाहिए। सोचिए, एक गाय घास या मक्के के पौधे को खाने आती है। अगर सारे पाइप एक छल्ले में किनारे पर होते तो एक ही बाइट में तो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम कट जाता। सही कहा, और पौधा मर जाता। लेकिन बंडलों के बिखरे होने से गाय की बाइट से कुछ ही पाइप कटते हैं और बाकी सुरक्षित रहते हैं। पौधा आसानी से जिंदा रह जाता है। वाह, ये लचीलेपन और सर्वाइवल का एक शानदार डिजाइन है। और रही मजबूती की बात, तो हर बिखरे हुए बंडल के चारों ओर स्क्लेरेन्काइमा नाम के मजबूत ऊतक का एक कवर होता है, जिसे बंडल शीथ कहते हैं। अच्छा, बंडल शीथ। हाँ, ये स्टील की रॉड में पड़े कंक्रीट जैसा काम करता है, जो हर पाइप को अपनी जगह पर मजबूती देता है। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। एक व्यवस्थित डिजाइन मजबूती के लिए है, तो दूसरा बिखरा हुआ डिजाइन जिंदा रहने की कला है। बिल्कुल। अब आखिर में बात करते हैं पौधे की फूड फैक्ट्री की, पत्तियां।
यहाँ की इंजीनियरिंग में क्या अंतर है? के बीच पत्री पत्ती, जैसे आम के पत्ते को देखें तो वो दो तरफा होती है। दो तरफा? हाँ, उसकी ऊपरी सतह ज्यादा चिकनी और गहरी हरी होती है, जबकि निचली सतह थोड़ी खुरदुरी और हल्के रंग की। इसके ज्यादातर रंध्र स्टोमाटा निचली सतह पर होते हैं ताकि सीधी धूप से पानी का नुकसान कम हो। ठीक है। लेकिन असली जादू पत्ती के अंदर है। इसके पर्ण मध्योतक को देखें तो ये एक 2 मंजिला फैक्ट्री जैसा लगता है। 2 मंजिला फैक्ट्री? हाँ, ऊपर की मंजिल पर कोशिकाएं खंभों की तरह लंबी और एक दूसरे से सटी हुई खड़ी हैं। ये हैं खंभ पैरेनकाइमा। इनका काम है सूरज की ज्यादा से ज्यादा रोशनी पकड़ना। ये पौधे के असली सोलर पैनल हैं। और निचली मंजिल? निचली मंजिल पर कोशिकाएं गोल मटोल हैं और उनके बीच काफी खाली जगह है, जैसे कोई स्पंज हो। इसे कहते हैं स्पंजी पैरेनकाइमा। ये खाली जगह एक हवादार गोदाम की तरह है जहां गैसें आसानी से आ जा सकती हैं। वाह, ये बहुत बढ़िया लानू जी है। तो फिर घास जैसी एक बीजपत्री पत्तियों में क्या होता है? क्या उनमें भी ऐसे ही फैक्ट्री होती है? नहीं, एक बीजपत्री पत्ती का डिजाइन ज्यादा सरल और एक जैसा होता है। इनकी दोनों सतहें लगभग एक जैसी दिखती हैं और रंध्र भी दोनों तरफ बराबर संख्या में होते हैं। और अंदर? अंदर झांके तो कोई 2 मंजिला फैक्ट्री नहीं है। इनका पर्ण मध्योतक, खंभ और स्पंजी ऊतक में बटा नहीं होता। सब कुछ एक जैसा लगता है। लेकिन घास जैसी पत्तियों में एक और अद्भुत अनुकूलन होता है। वो क्या है? इनकी ऊपरी त्वचा की कुछ कोशिकाएं बड़ी, खाली और रंगहीन हो जाती हैं। इन्हें आवर्धत्व कोशिका, बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। बुलिफॉर्म सेल्स? जी। अब इनका काम सुनिए। इन्हें आप पत्ती में लगे छोटे छोटे पानी के गुब्बारे समझिए। अच्छा। जब पौधे के पास खूब पानी होता है तो ये गुब्बारे फूले रहते हैं और पत्ती सपाट रहकर धूप लेती है। लेकिन जैसे ही पानी की कमी होती है, इन गुब्बारों की हवा निकल जाती है, वे सिकुड़ जाते हैं और पत्ती अंदर की तरफ मुड़ जाती है या रोल हो जाती है। 1 मिनट, पत्ती खुद ब खुद मुड़ जाती है? हाँ, ताकि उसका कम हिस्सा धूप के संपर्क में आए और पानी की बर्बादी रुक जाए। ये एक तरह का ऑटोमेटिक पर्दा है जो जरूरत पड़ने पर खुद बंद हो जाता है। ये तो अविश्वसनीय है ना? ये पानी बचाने का एक शानदार मैकेनिज्म है। तो आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि पौधे की आंतरिक संरचना कोई रैंडम डिजाइन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ऊतकों की व्यवस्था, खासकर संवहन बंडलों का छल्ले में होना या बिखरा होना, और वो कैम्बियम का होना या न होना। हाँ, ये द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के बीच के वे मूलभूत अंतर हैं जो तय करते हैं कि वो कैसे जिएंगे, कैसे बढ़ेंगे और किन चुनौतियों का सामना करेंगे। बिल्कुल। ये शारीरिक ज्ञान सिर्फ पौधों की पहचान करने के लिए ही नहीं, बल्कि ये समझने के लिए भी जरूरी है कि वे अपने पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बैठाते हैं। कृषि से लेकर वानिकी तक हर जगह इसकी समझ काम आती है। ये प्रकृति का एक नियम है। संरचना और कार्य हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये बातचीत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छोड़ जाती है। हमारे स्रोतों में एक बात कही गई है कि भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को भी दर्शाती है। जी। हमने आज 2 स्टैंडर्ड डिजाइन देखे, तो अब सोचिए एक रेगिस्तानी कैक्टस या पानी में डूबे एक जलीय पौधे के बारे में। उनकी आंतरिक शारीरिक रचना, उनके ऊतक तंत्र आज चर्चा किए गए मॉडलों से मौलिक रूप से कैसे भिन्न हो सकते होंगे। और वे अंतर हमें उनकी अपनी अनूठी दुनिया में आने वाली चुनौतियों के बारे में क्या बताते होंगे।